तो साथियों आज का ये लास्ट क्लास होगा आपका सेल कोशिका का। आपको मैंने बता दिया है कि सारा क्लास आपको जो कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। और प्लेलिस्ट अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए साइंस वैराज को, और वहाँ आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट ये क्लास देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप शुरू से क्लास देखें। इतना अच्छा साथियों मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़िएगा तभी आपका कुछ कल्याण होने वाला है। और आपको पता है साथियों कि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ। मेरे बारे में थोड़ा और बताता हूँ। ग्रुप डी में साइंस में फुल स्कोर हमने किया है 25/25, और टेक्नीशियन जो भी एग्जाम हुआ इसमें 40 में 40 हमने साथियों स्कोर किया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको साइंस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, इसलिए साइंस के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसका मैं ये खत्म हो जाएगा इस वीडियो में, फिर उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा पिछले जो सालों में पूछे गए ग्रुप डी एनटीपीसी के, ताकि आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा, समझ गए ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी, लाइक, कमेंट सब कर दीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। तो पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। पढ़ते हैं क्या होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका पूरा नाम होता है अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है ना। तो कोई नहीं, अंतःद्रव्य जालिका भी बोल सकते हैं हम। अंतःद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैली की तरह दिखाई देती है। अंतःद्रव्य जालिका का रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही होती है। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी, एक चिकनी। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ चित्र में आपको दिखाता हूँ। हालांकि मैं इसका चित्र आपको बहुत पहले भी दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखते हैं इस जो इसमें ये देखिए आपका जंतु कोशिका का चित्र लिया गया है। इसमें देखते हैं आपका ईआर कहाँ है, जिसको हम बोलते हैं साथियों अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है खुरदरी। देखिए ये आपका यहाँ खुरदरी हो गया, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, एक आपका चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। तो ये जो आपको साथियों दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, ये जो कुछ इस तरह से जो आपको दिख रहा है, इस तरह ये जो आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है, थोड़ा मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। ये हरा कलर से ये जो आपको दिख रहा है, इसे मैं कर रहा हूँ, ये आपका साथियों क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ठीक है ना। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका खुरदरी, खुरदरी मतलब उसके सतह पर राइबोसोम पाया जाएगा जो कि प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है ना। और चिकना मतलब देखिए ये वाला आपका चिकना, देखिए यहाँ पर चिकना दिख रहा है, यहाँ पर सॉरी ये वाला, ये जो वाई टाइप का दिख रहा है ना, ये वाई टाइप का, ये साथियों क्या आपका चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा था, कहाँ गया भाई, सॉरी यहाँ है ना। अंतःद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र। देखिए इसमें आपको नलिका टाइप का दिख रहा है, नलिका मतलब आपका जाली टाइप का, जाली टाइप का नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये आगे आपका देखिए, ये जो आपका दिख रहा है जाली टाइप का नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मैं इसको साइड इधर बनाता हूँ, इधर देखिए आपको जाली टाइप का कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा है ना, इस तरह से कुछ आपको जाली टाइप का दिख रहा होगा, है ना, इस तरह से। चलिए मैं एक बार आपको जो है अच्छे से डायग्राम में दिखाता हूँ। इस चित्र में आप अच्छे से देखिए कि आपका जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका कैसा दिखता है। ये न्यूक्लियस से सटा रहता है, यानी कि जो आपका केंद्रक साथी होता है, ये केंद्रक आपका है कोशिका में होता है, इससे ये सटा रहता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ, जिसको हम क्या बोलेंगे, RER बोलेंगे, और इसी को साथियों खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है ना। नोट्स के लिए साथियों आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको PDF में हाईलाइट करके दे दूंगा, है ना। और मैं आपको अलग से इसका नोट्स उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आपको वो भी देंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, बस थ्योरी को समझते जाना है, बिल्कुल आपका कल्याण साइंस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार के। एक खुरदरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में SER बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है ना साथियों। जो आपका रफ वाला साथियों होता है, इसको हम खुरदरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर साथियों राइबोसोम नामक एक पदार्थ पाया जा रहा है। देखिए ये आपको राइबोसोम दिख रहा है, ये जो आपको राइबोसोम देखिए, इसके ऊपर एक खुरदरा आपको दिख रहा है, ये देखिए ये पूरा आपका जो संरचना दिख रहा है, ये पूरा संरचना क्या है बोलेगा सर, ये पूरा संरचना जो पूरा ये दिख रहा है नाभिक से सटा हुआ, नाभिक को बेसिकली केंद्रक भी बोल देते हैं हम, ठीक है ना। तो नाभिक केंद्रक में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो दोनों दिख रहा है आपको साथियों, ये आपका साथियों क्या है, ये आपका ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें भी दो प्रकार के, ये वाला जो दिख रहा है ये आपका खुरदरा वाला हो गया, क्योंकि देखिए इसका सतह खुरदरा है, इसके ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है, चिकना नहीं दिख रहा है। और ये देखिए आपका चिकना एकदम दिख रहा है, ऐसा वाई टाइप का नहीं दिख रहा आपको, वाई टाइप का, जो अभी मैंने आपको NCERT वाले चित्र में दिखाया था। ये मैंने अलग से लिया है ताकि आपको बेहतर क्लियर हो सके कि आखिर कैसा होता है ER, समझ गए ना। तो जो रफ वाला होता है, इसके सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम, जो दाने दाने दिख रहे हैं। और ये राइबोसोम क्या करता है साथियों, प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन बनाने का साथियों ये कार्य करता है, ठीक है ना। और जो आपका ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये चिकना होता है, ये आपका लिपिड बनाता है, यानी कि वसा बनाने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वसा बनाने का कार्य करता है। तो मेजर जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि राइबोसोम किसका पार्ट है, तो रफ वाला का। और
आपको पता ही SER तो ये दोनों ER का पार्ट है, ठीक है ना। और राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम की खोज साथियों डी पैलेडे ने की थी। किसने की थी, पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं वहाँ पर सीधे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, जो मैंने आपको बोला वही चीज़ लिखा है। अंतर्द्रव्यजालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं, जैसे ऐसे करके नहीं था, नलिका आपका दिख रहा था कि नहीं, नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देता है, सब मैंने आपको दिखाई दिया। अंतर्द्रव्यजालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का जैसा आकृति होता है, आकार होता है, सेम उसी तरह इसका भी होता है। किसका, आपका अंतःप्रद्रवी जालिका का, ठीक है मेरे भाई। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक आपका खुरदरा वाला, एक चिकना वाला। खुरदरा वाला का कार्य क्या है, राइबोसोम बनाता है, यानी कि उसके ऊपर राइबोसोम पाया है जो प्रोटीन बनाता है, और जो चिकना वाला होता है वो वसा का निर्माण करता है, या लिपिड बोल सकते हैं। तो वही सब चीज़ में लिखा है, देखते हैं यहाँ पर कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका तथा चिकनी अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार के। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। मैंने बोली दिया आपको, क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। मैंने बोल दिया कि राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। RER देखिए, यानी कि RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ही बार समझ जाइए। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। यानी कि साथियों जो प्रोटीन बनाया राइबोसोम हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है साथियों, ER जो आपका है ये क्या करता है, कोशिका के अन्य भागों में भेजता है, जहां कोशिका के अंगों को प्रोटीन की जरूरत है। वो जो राइबोसोम प्रोटीन बनाया है ये बना के क्या करता है, ER के माध्यम से भेज देता है, जहाँ पर कोशिका के अंगों को प्रोटीन की जरूरत है। अब भाई कोशिका के अंग को कार्य करने के लिए चाहिए ना प्रोटीन, तो ये भेजता है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या बोल रहा है, और SER क्या करता है, देखिए SER साथियों ये क्या करता है, वसा तथा लिपिड, मैंने बोल दिया वसा तथा लिपिड ये बनाता है। और आगे यहाँ देखते हैं, अणुओं के बनाने में सहायता करता है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। यानी कि साथियों राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है, और आपका जो जो चिकना वाला है वो क्या कर रहा है, वसा तथा लिपिड बना रहा है। तो ये दोनों मिलकर साथियों कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, इसलिए तो ER का आकृति वो सेम दिख रहा है, वैसे टाइप का, समझ गए ना। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवित जनन कहते हैं। मतलब प्रश्न पूछ सकता है कि झिल्ली जीवात जनन क्या होता है, तो बोलेगा जब ER के दोनों पार्टों द्वारा कुछ झिल्ली का निर्माण किया जाता है उसे हम कहते हैं झिल्ली जीवित जनन। यानी कि इस प्रक्रिया को देखिए, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, इस प्रक्रिया को जीवात जनन कहते हैं। तो जीवात जनन क्या हो गया, जो आपका प्रोटीन और वसा मिलकर जो कोशिका झिल्ली का पार्ट बना रहा है उसे हम क्या कहेंगे साथियों, उसे हम कहेंगे झिल्ली जीवात जनन कहेंगे, ठीक है ना। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा, ध्यान रखिएगा, कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम व हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यानी साथियों जो कुछ प्रोटीन और वसा आपके हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। एंजाइम साथियों क्या होता है, एंजाइम खुद एक प्रोटीन होता है। एंजाइम का जैसे पाचक रस एक प्रकार एंजाइम होता है। हार्मोन साथियों क्या होता है आपका, बहुत सारे हार्मोन है हमारे से, वृद्धि हार्मोन है, एड्रीनल हार्मोन है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन है, बहुत प्रकार के हार्मोन है, तो इसमें यह कार्य करता है। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। यानी कि जो ER आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपको बताया मैंने अभी, है ना, नलिका टाइप का होता है, इस तरह से होता है ना, दिखाया था ना आपको हम, इस तरह से होता है कि नहीं, सर बिल्कुल इसी तरह से होता है। तो ये आपका विभिन्न कोशिकाओं में विभिन्न तरह से दिखाई देता है, कौन, ER, समझ गए ना। परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करता है, चाहे कैसा भी दिखाई दो जालिका टाइप का आपको दिखेगा ही, क्योंकि मैंने आपको चित्र में दिखाया था ना, कैसा भी, हालांकि हर एक कोशिका में अलग अलग दिखेगा, लेकिन जालिका टाइप का जालिका तंत्र का निर्माण करेगा, समझ साथियों। अब और आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्र तथा केंद्र के मध्य मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। अब ये क्या कर रहा है, यानी साथियों हम ये कह सकते हैं, शुरू में तो मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम द्वारा जो प्रोटीन बनता है उनको क्या किया जाता है, कोशिका के अंगों को जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ भेजा जाता है। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों, अब कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों क्या, कोशिका के अंग हो गए, कितना बार बोल दिए हैं, अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य, केंद्रक के बीच, कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच जो है पदार्थों का आदान प्रदान करने में ये आपका सहायता करता है, प्रोटीन का, समझ गए ना, परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। तो बोल देगा कि प्रोटीन का परिवहन किसके द्वारा होता है, कोशिका के अंगों में, तो ER के द्वारा, समझ गए बात। चलिए ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का
कार्य करती है। यानी कि कोशिका द्रव का जो ढांचा बनता साथियों, ढांचा मतलब जैसे अंग समझ लीजिए ना, ढांचा मतलब अंग समझ लीजिए। कुछ जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैव रासायनिक क्रिया शरीर में जो अणुओं का बनना और टूटना होता है ना, अणु बन रहे हैं, अणु टूट रहे हैं, वही आपका जैव रासायनिक क्रिया होता है। जैसे ग्लूकोज टूटता है आपका, उससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, CO2 मिलता है, H2O बनता है। तो ये साथियों आपका क्या है, ये आपका जैव रासायनिक क्रिया, यानी कि किसी जीवों में होने वाली वो केमिकल रिएक्शन उसे हम जैविक रासायनिक क्रिया कहेंगे, ठीक है ना, जिसमें अणु बनते हैं, टूटते हैं, सिंपल सी बात है। आगे देखिए क्या कह रहा साथियों, ये कहा गया, हाँ, एक वर्ग के जंतुओं में, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपको हाईलाइट करके PDF भेज देंगे। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं। कशेरुकी मतलब क्या होता है साथियों, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुकी कहते हैं। जैसे हम लोग में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, तो हम लोग कशेरुकी हो गए। के यकृत कोशिकाओं में SER मतलब स्मूथ वाला, विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, यानी कि जो है, जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें जो लीवर होता है, यानी हम लोग में जो लीवर है, तो हम लोग मान चलो कोई जहर वाला चीज़ खा लेंगे, ड्रग्स वाला चीज़ खा लेंगे, तो उसमें क्या, उसको क्या करता है, निराविषीकरण, यानी कि उसको जो जहर का मात्रा कम करता है, यानी कि जहर को खत्म करने का कार्य करता है कौन, SER, कहाँ में, यकृत की कोशिकाओं में। समझ गए ना बात को, लेकिन कशेरुकी में सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका साथियों ER का क्या आगे पार्ट खत्म हो गया। अब फटाफट देख लेते हैं गोल्जी उपकरण के बारे में। साथियों गोल्जी उपकरण क्या है, इसकी खोज साथियों खुद कैमिलो गोल्जी ने ही की थी। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने ही साथियों इसकी खोज की थी, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं इस बारे में। गोल्जी उपकरण का सबसे पहला विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है, ये इसमें भी झिल्ली है, इसमें भी क्या झिल्ली है, ER में भी हमने झिल्ली देखा, इसमें भी झिल्ली है, लेकिन इसमें साथियों समांतर झिल्ली रहते हैं, उसमें समांतर नहीं था, इसमें आपका समांतर झिल्ली रहता है, एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं, इंग्लिश में सिस्टर्नी कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है। मैंने बोल दिया कि जो आपका झिल्ली होता है गोल्जी का वो किससे संपर्क करता है, वो आपका ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से होता है, और इसलिए जटिल कोश के झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। अब दोनों झिल्ली सटा हुआ है, तो कोशिका झिल्ली है, जो कोश के झिल्ली है उसका एक अलग से सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका चित्र भी होगा ना, मैं आपको अलग से भी दिखाऊंगा। ये अगर हम देखें आपका गोल्जी का, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपका गोल्जी का, है ना। मैं आपको ऐसे नहीं, आपको चित्र से दिखाते हैं अलग से। क्या आप ये चित्र देख पा रहे हैं, बिल्कुल साथियों, यही आपका साथियों क्या है, ये गोल्जी उपकरण है, ये आपका क्या साथियों गोल्जी उपकरण है, या गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, झिल्ली टाइप का, देखिए झिल्ली टाइप का नहीं दिख रहा है आपको, ये झिल्ली टाइप का नहीं दिख रहा है, पुटिका टाइप का दिख रहा है। तो इसमें साथियों जो आपका है, देखिए ये एक समांतर रूप में, समांतर बोला था ना, ये देखिए इसके समांतर है, ये देखिए इसके समांतर, मतलब समांतर रूप में सजे रहते हैं। और साथियों जो समांतर रूप में सजे हुए हैं उसको साथियों हम कहते हैं सिस्टर्नी या कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडिका, यानी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये साथियों क्या होता है, कुंडिका कहलाता है। बहुत सारे कुंडिका इसमें है, ठीक है ना। और इसमें देखिए पुटिका रहता है, इसमें ये आपका क्या है, इसको पुटिका बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आपको NCERT पर। अब देखिए इनका कार्य क्या है उनको देख लेते हैं, क्योंकि वही आपका प्रश्न में एग्जाम में आता है, चित्र आपका प्रश्न में नहीं आएगा। चित्र तो मैं आपको सिर्फ ये समझा देता हूँ कि मतलब देखिए आखिर गोल्जी उपकरण दिखता कैसे, इस चीज़ के लिए मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छा लगे। नहीं, आखिर गोल्जी हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें पता चलना चाहिए कि आखिर ये अंग कैसा दिखता है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। ER में संश्लेषित पदार्थ, यानी ER में संश्लेषित पदार्थ क्या होता है, तो बोलेगा सर ER में जो खुरदरा वाला पार्ट है वो आपका बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम के द्वारा, और जो आपका चिकना वाला पार्ट है वो वसा लिपिड बनाएगा। तो उसके द्वारा जो पदार्थ बनाया जा रहा है वो क्या करेगा, गोल्जी उपकरण में पैक किया जाते हैं। यानी कि साथियों जो पदार्थ प्रोटीन और वसा बनाए जा रहे हैं ER के द्वारा, उसको किस में पैक किया जाता है, कौन पैक करता है, गोल्जी उपकरण। यानी गोल्जी उपकरण पैकेजिंग का कार्य करता है। गोल्जी उपकरण क्या करता है, पैकेजिंग का कार्य करता है खाद्य पदार्थों का। खाद्य पदार्थ भाई प्रोटीन और वसा हो गया, खाद्य पदार्थ होंगे, सिंपल सी बात है, खाने वाले पदार्थ को खाद्य पदार्थ कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनका ये पैकेजिंग करता है कौन, गोल्जी उपकरण, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। यानी कि हालांकि आपका जो ER क्या कर रहा था, वो भी भोजन का परिवहन कर रहा था एक नलिकाओं के द्वारा, ये भी साथियों क्या करता है, परिवहन कार्य करता है। उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। जो ER द्वारा संश्लेषित पदार्थ है, जो पैक करके रखा है गोल्जी उपकरण, उसको जरूरत के हिसाब से भेज दिया जाता है साथियों, ठीक है ना, कोशिका के बाहर तथा अंदर। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन। संचयन मतलब, संचयन का मतलब साथियों होता है जमा करना, संचयन, संरक्षित, संचित, ये सब एक के वर्ड होता है, जमा करना, रूपांतरण तथा बंद करना, ये सब साथियों पुटिका में होता है। पुटिका मतलब अभी मैंने आपको दिखाया ना, जो आपके गोल गोल दिख रहे थे वो आप क्या है, पुटिका है, ठीक है ना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बन जाती है। कुछ परिस्थिति में सामान्य शक्कर मतलब साथियों क्या हो गया, सामान्य शक्कर आपका हो गया जिसको हम आसानी से पचा सके, जैसे ग्लूकोज आपका हो गया। ग्लूकोज साथियों का एकदम सामान्य शक्कर। उससे अगर जटिल शक्कर बनाना है तो हम स्टार्च बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, है ना।
तो सामान्य शक्कर मतलब ग्लूकोज हो गया, और जटिल शक्कर मतलब स्टार्च, मतलब जटिल शक्कर मतलब जिसको हम जल्दी नहीं पचा सकते हैं। तो सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाने में कार्य करता है कौन? गोल्जी उपकरण, ठीक है ना। तो गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम की बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर, तो गोल्जी उपकरण को क्या, गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो ईआर द्वारा जो पदार्थ बनता है प्रोटीन और वसा, उसको पैकेजिंग कौन करता है? तो साथियों मेजर वर्क हो गया, मेजर वर्क, मुख्य काम गोल्जी उपकरण का पैकेजिंग करना, समझ गए ना। और लाइसोसोम का द्वारा भी, लाइसोसोम का निर्माण भी इसी के द्वारा होता है, समझ गए। अब हम लाइसोसोम के फटाक से देख लेते हैं, ठीक ना। लाइसोसोम साथियों क्या होता है आपका, पढ़ते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यानी कि साथियों को अपशिष्ट का मतलब हो गया कि गंदा पदार्थ जो कोशिका को नहीं चाहिए। तो कोशिका में जो भी गंदगियां होती है अंदर बाहर, बाहर से भी गंदगियां आ रही है, अंदर में जो भी है उन सबको साफ करने का काम करता है कौन? लाइसोसोम करता है। कौन? एक तरह से सफाई कर्मचारी के रूप में साथियों लाइसोसोम कार्य करता है कोशिका के अंदर, ठीक है ना। पढ़ते हैं। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। यानी कि मान चलिए कोई बाहरी पदार्थ आना चाहता है, जैसे आपका बैक्टीरिया आ गया है ना, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया है ना, कोई खाद्य पदार्थ ही आ गया जो कोशिका को नहीं चाहिए, तो उन सबको क्या करता है? ये तोड़ मरोड़ के एकदम उसको साफ करने का कार्य करता है कोशिका के अंदर कौन? लाइसोसोम, समझ गए ना। तो कोशिका के अंदर, हाँ बता दिया आपको ये, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं। मैंने बोल ही दिया, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें साथियों क्या होते हैं? लाइसोसोम में खतरनाक जल अपघटक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम के पास क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम होता है। क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम होता है। यही एंजाइम साथियों क्या करता है कि जो भी कोशिका के अंदर जो भी काम नहीं कर रहा है, जैसे मान चलिए कोशिका के अंदर कोई है, उसके अंदर कोई अंग काम नहीं कर रहा है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी उपकरण है, ईआर है, ये सब अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, इस सबको क्या करता है साथियों? एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम डाल के उसको मार देता है। यानी कि जो अच्छे से काम नहीं करता उसको ये निपटा देता है, ऐसा समझिए। कौन? लाइसोसोम ऐसा कार्य करता है। तुम काम नहीं करेगा, तुमको हम हटा देंगे, ऐसा बात यह है लाइसोसोम के द्वारा। किसके द्वारा हटाता है ये? इसके पास खतरनाक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम, ठीक है ना। आगे आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और देखिए इधर पढ़ते हैं, हाँ, कोश के चयापचय में, कोश के चयापचय समझते हैं ना। चयापचय मैंने आपको बताया था कल या परसों भी। चयापचय का साथियों मतलब होता है, इसी को बोलते हैं उपापचयी क्रिया। चयापचय को ही क्या बोलते हैं? उपापचयी क्रिया ही बोलते हैं। यानी कि शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे श्वसन का हो, पाचन का हो, परिवहन का हो, उत्सर्जन का हो, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम चयापचय क्रिया बोलते हैं या उपापचय क्रिया बोलते हैं। चयापचय क्रिया के दौरान जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, मान चलिए किसी भी कारण कोशिका क्या हो गई? क्षतिग्रस्त, मृत हो गई है ना। जैसे मान चलिए आप एक्सीडेंट हो गया किसी का, है ना, या कोई एक लाठी मार दिया, तो उससे क्या होती है? कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोशिका मर जाती है। अब कोशिका मर जाती है तो उसको साफ करना भी जरूरी है, तब ना नया कोशिका वहाँ पर आएगी। तो उसको साफ करने का कार्य लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम खुद फट जाता है ना, और वो उसका जो उसके अंदर जो अपघटक, जल अपघटक एंजाइम होता है, जो कि खतरनाक एंजाइम होता है, वो क्या करता है? पूरा साफ कर देता है जो भी कोशिका मरा है, ठीक है। हाँ ये बात है। तो लाइसोसोम क्या होता है? फट जाते हैं। बोल दिया मैंने आपको, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होते हैं? फट जाते हैं। बेसिकली लाइसोसोम नहीं फटते हैं, बल्कि इसके अंदर जो एंजाइम है खतरनाक वाला, वो फट जाते हैं, जिससे लाइसोसोम खुद भी मर जाता है और वो भी जो भी काम नहीं कर रहा है, कोशिका मृत है, वो भी साफ, ठीक है। और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। पाचित कर देते हैं मतलब क्या है? सब कोशिका को एकदम, जो भी कोशिका था, कोशिका के अंदर जो भी था, उसको पूरा निपटारा कर दिया, साफ कर दिया पूरा। वही हो गया यहाँ पर पाचन का बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली मतलब सुसाइड बैग, यानी सुसाइड कर दिया। यानी कि देख रहा है कि सब कोशिका मर गया है ना, और कोशिका अंग भी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर एंजाइम है वो खुद फट जाता है, जिससे क्या होता है? वो खतरनाक एंजाइम होता है, सब कोशिका का पूरा निपटारा हो जाता है, कोशिका का पाचन हो जाता है। इसलिए इसको खुद फट गया मतलब ये आत्महत्या कर लिया खुद, ठीक है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। देखिए साथियों, जो लाइसोसोम में साथियों जो एंजाइम है, जल अपघटक एंजाइम, वो कौन बनाता है? वो बनाता साथियों राइबोसोम बनाता है। कौन बनाता है? राइबोसोम, जो प्रोटीन है ना, वही वाला पार्ट बनाता है आपका लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम को, जो खतरनाक एंजाइम है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं और RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। यानी कौन बनाया? RER। और RER कौन होता है? खुरदरी वाला, समझ गए ना। और अगर यहाँ पर देखना चाहें, एक मिनट, इसमें गोल, हाँ ये तो आपको गोल टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर गोल टाइप का दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर ये गोल टाइप का दिख रहा है साथियों, ये आपका साथियों क्या होता है? लाइसोसोम यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए लाइसोसोम को दिखा गया, ये गोल टाइप का इस तरह से आपका लाइसोसोम होता है। और इसमें क्या होते हैं? जल अपघटक खतरनाक एंजाइम होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये भी आपका खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं था इस सब के बारे में।
बाकी यहाँ केमिलो गोल्जी के बारे में दिया गया है ना, इसे को आप पढ़ लीजिएगा, तो इस कोई काम का बेसिकली आपका है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, लाइसिस हम पढ़ ही लिए हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, फिर आपका साथियों खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साथियों क्या होता है, बेसिकली साथियों ये क्या करता है, ये हमें जो ऊर्जा मिलता है शरीर में वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोसेस होता है। तो पढ़ते हैं, इसका चित्र भी दिखाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। बिजली घर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि साथियों इसी में ऊर्जा हमें मिलता है, इसी से क्या होता है, ऊर्जा हमें मिलता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथियों होता क्या है, जैसे मान चलिए हम भोजन खाएं तो हमको उससे तुरंत ऊर्जा नहीं मिल जाता है, वो जब छोटे रूप में टूटता है साथियों, से मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाएं तो वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है, तो ग्लूकोज से अभी भी ऊर्जा नहीं मिला हमको, तो फिर आखिर कब मिलेगा, तो ग्लूकोज के पास हम जो सांस लेते हैं साथियों उसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर में आता है। हालांकि ये श्वसन का पार्ट है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अभी भी, है ना, क्योंकि अभी इसका यूज है। तो श्वसन से क्या होता है, ऑक्सीजन हम लिए, और ऑक्सीजन साथियों वो ग्लूकोज जब पहले से कोशिका में चला गया है तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जाएगा, जिससे क्या होगा साथियों, ग्लूकोज टूट जाएगा और ये टूट के ऊर्जा प्रदान करेगा, और ऊर्जा जो प्रदान होगा वो एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आखिर ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही है, इसलिए इसको कोशिका का बिजली घर बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ आया बात को, क्योंकि इसी से हमको जो ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है ना। हाँ, एटीपी कोशिका की, एक मिनट, एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। अब आपके पास जो ऊर्जा रहती है, मान लीजिए आपके पास ऊर्जा रहेगी तभी ना आप कार्य करेगा, तो वही यहाँ पर बोल रहा है एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का जो पैसा कहता है ना, कि ऊर्जा का पैसा किसे कहते हैं, तो एटीपी को ही कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का मुद्रा, ऊर्जा, करेंसी ऑफ एनर्जी। करेंसी ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे साथियों, ये हम कहेंगे साथियों, किसको कहेंगे, ये कहेंगे हम एटीपी कहेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने के लिए तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी के रूप में, यानी एटीपी का यूज करता है। मान लीजिए शरीर में जितना भी क्रिया हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में जो क्रिया हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना भाई। सभी अंग को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, सभी अंग, तभी तो रासायनिक यौगिक बनेगा ना। शरीर में आपका यूरिया बनता है, तो ये क्या है, रासायनिक यौगिक बना। तो इस सब को बनाने के लिए साथियों क्या होता है, आपका ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कि साथियों कहाँ, एटीपी के रूप में संचित होता है। समझ गए ना। माइटोकॉन्ड्रिया में साथियों क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। पॉइंट यहाँ पर क्या है, पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है। और केंद्रक में भी हमने आपको बताया था, केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ये वलय एटीपी बनाने में, एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। जो झिल्ली साथियों है, ये झिल्ली बेसिकली एटीपी बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। समझ के बात को ना। चलिए, और कौन सा आपको ये ध्यान रखना है, ये जो भीतरी झिल्ली साथियों आपका होता है, भीतरी झिल्ली कैसी होती है, वलय होती है। भीतरी झिल्ली क्या होती है, वलय, और यही आपका एटीपी बनाने में ज़्यादा मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये पार्ट है, समझ गए ना। बाहरी झिल्ली छिद्रित होगी और जो आपका आंतरिक झिल्ली है वो वलित होती है, कर्व टाइप का, ठीक है, रिंग टाइप का। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। देखिए यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया साथियों होता है, इसका अपना खुद का, अच्छा पहले चलो यहाँ पर चित्र दिखा देते हैं, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का। एक मिनट, ये देखिए जो आपको दिख रहा है ना, चप्पल के साथ दिख रहा है आपको, ये देखिए आपको चप्पल के साथ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये टाइप का कीड़ा टाइप का लग रहा है ना, ये साथियों क्या आपका, ये साथियों आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये साथियों आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, इसलिए ये इसका खास काम है। मतलब इसके पास अपना डीएनए भी है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, प्रतिकृति का निर्माण करता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन निर्माण करता है। बाकी डीएनए के बारे में मैंने थोड़ा आपको पिछले क्लास में बताया था, बाकी और मैंने बोला है कि डीएनए आरएनए के बारे में एक अलग वीडियो में लाऊंगा, ठीक है ना, वो बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपका अपना खुद का डीएनए होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, और ज़्यादा कुछ इसमें आपको पढ़ना नहीं है अभी, जो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सिर्फ आपको करते जाना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब क्यों ये स्वयं बनाते हैं, क्योंकि भाई राइबोसोम इसके पास है। अब राइबोसोम जिसके पास है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, बस माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। प्लास्टिड के बारे में देख लेते हैं। इसको साथियों हिंदी में लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, लवक कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लवक साथियों बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ आपका पादप कोशिका में होगा। किस में होगा, ये पादप सेल में होगा, जंतु सेल यानी हम लोग में लवक नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। बाकी इधर ये इजी है, लेकिन प्रश्न तो आते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होती है, पहले बोल दिया। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं,
जिसको हिंदी में साथियों हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट को क्या कहेंगे, हाँ वर्णी लवक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णी लवक कहते हैं हिंदी में इसको। क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक कहते हैं, यानी कि रंगीन प्लास्टिड। तथा ल्यूकोप्लास्ट इसको साथियों हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अवर्णी लवक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवर्णी लवक। ठीक है ना, इस सबको लिखते जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीडीएफ तो भाई हम इसका बाद में देंगे, उसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं लेना है, नोट्स हम बनाने के लिए बैठ गए हैं। लेकिन ये जो पॉइंट जो लिख रहे हैं भाई, इसको आप अभी कर लोगे तो बेहतर है ना। ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये श्वेत तथा रंगहीन होता है। एक और होता है साथियों जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। तो बेसिकली 3 ध्यान रख लीजिएगा, इसमें 2 ही दिया गया, लेकिन आप 3 ध्यान रखिएगा। 3 कौन कौन सा, पहला ध्यान क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक ध्यान रख लीजिएगा आप क्लोरोप्लास्ट। ये 3 ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये रंगीन कलर होगा। क्रोमोप्लास्ट का कार्य पौधों के अंगों को रंग प्रदान करना, जैसे फूल का रंग प्रदान करना। फूल का रंग होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। पत्ता का रंग होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। और आपका साथियों जो है क्या कहते हैं, ये आपका बीज का रंग होता है कि नहीं, तो ये आपका पौधों में क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। समझ गए, इतना बस ध्यान रखना। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, ये रंग प्रदान नहीं करता है, क्योंकि नाम इसका है अवर्णी लवक। ये साथियों क्या होता है, श्वेत होता है और रंगहीन होता है। नाम में देखिए रंगहीन आ गया, मतलब रंग है ही नहीं इसमें, ल्यूकोप्लास्ट में रंग नहीं है। और जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट साथियों जो है, क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। साथियों जो आपका पौधा जो भोजन बना पाता है वो किस विधि से, प्रकाश संश्लेषण विधि से। और उसमें साथियों महत्वपूर्ण योगदान है आपका क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। समझ के बात तो है ना। बाकी ये सब आपका 10th वाला जो एनसीईआरटी उसमें हम पढ़ेंगे। अभी आपको जो बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, पहले ही बोल दिया हमने। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। यानी कि साथियों क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल तो होता ही होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ता हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्ता हरा होता है। उसके साथ साथ कौन से वर्णक, वर्णक का मतलब रंग, उसके साथ साथ आपका पीले भी होते हैं, नारंगी भी होते हैं, और भी वर्णक होते हैं उसमें। जरूरी नहीं कि पीला नीला ही नारंगी होता है, और भी वर्णक होते हैं। आप देखेंगे कोनो पत्ता का अलग हरा नहीं रहता, कुछ अलग ही मिक्सिंग कलर रहता है, तो उसमें भी हरित लवक रहता है, लेकिन कम मात्रा में। समझ गए, मिक्सिंग रहता है उसमें। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। सिंपल बोलना है, इसका काम है संचित करने का, यानी कि जमा करने का, संरक्षित करने का, जमा करने का। ठीक है ना। क्या क्या जमा, स्टार्च जमा करेगा, तेल जमा करेगा, और प्रोटीन। ये सब क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है कि जब जरूरी पड़े तो ये दे देगा। ठीक है ना। प्लास्टिड यानी कि लवक के भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। यानी साथियों जो प्लास्टिड की भीतरी रचना में जो लवक की जो, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसका भीतरी रचना साथियों जो है बहुत सी झिल्ली वाली परतें दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं साथियों, स्ट्रोमा कहेंगे। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। यानी कि अगर लवक को बाह्य रचना, अगर लवक का बाह्य रूप से देखा जाए तो ये कैसा दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखता है। कैसा दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए राइबोसोम होता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो लवक के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, बस और ज़्यादा कुछ इसमें आपका नहीं है। ठीक है मेरे भाई। और थोड़ा इधर देख लेते हैं। हाँ, अब देख लेते हैं राजधानी के बारे में। राजधानी के बारे में देख लेते हैं ना। राजधानी साथियों क्या होता है, इसको वैक्यूल्स बोलते हैं। इसको चित्र अगर हम दिखाना चाहें, इधर चित्र अगर यहाँ देखिए, यहाँ से साथियों आपको सब चीज़ दिख जाएगा ना। इसमें आपको 1 मिनट थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। ठीक है, इसमें इसका चित्र नहीं दिखाया गया क्या, राजधानी का इसमें नहीं दिखाया गया है ना। कोई नहीं, मैं आपको जो है अलग चित्र दिखा दूँ। इसमें आपको मैं अलग चित्र इसमें लगा दूंगा। ठीक है ना, पूरा आपका दिखाता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो चलिए मेरे पास था डायग्राम, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना। ये देखिए वैक्यूल्स दिख रहा है आपको यहाँ, इसी को हिंदी में राजधानी कहते हैं। देखिए ये आपका दिख रहा है कुछ कम पार्ट, ये साथियों क्या होता है, राजधानी। इसमें आपका जो आपका जल है वो आपका स्टोर रहता है, जो पानी है वो आपके साथियों इसमें स्टोर रहता है। ठीक है ना, बस यही आपका देख सकते हैं। और बाकी ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको दिखाया था, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, सब चीज़ मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो बाकी तो वैक्यूल्स आपको दिखा दिया। अब इसका कार्य देखते हैं। ठीक साथियों, तो अब देखते हैं राजधानी के क्या क्या कार्य हैं। राजधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती है। अभी दिखाए ना राजधानियाँ कैसी होती है, एकदम पाउच के जैसा होता है। अभी चित्र में दिखाए, ये साथियों क्या होता है, इसमें ठोस पदार्थ भी होते हैं और तरल पदार्थ भी होते हैं। संग्राहक मतलब इसमें स्टोर रहता है। जंतु कोशिकाओं में राजधानियाँ छोटी होती है, यानी कि हम लोग जंतु हो गए, कुत्ता बिल्ली जंतु हो गया, है ना, शेर बाघ जंतु हो गया, तो इन लोग में राजधानी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन छोटा होता है।
क्या होता है, छोटा होता है। और जो पादप कोशिका साथियों, जो पेड़ पौधा कोशिका होता है, उसमें राजधानी बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है साथियों, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं इसमें और क्या कह रहा है, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। जबकि पादप कोशिका में राजधानी बहुत बड़ी होती है, बोल ही दिया। कुछ पौधों की कोशिकाएं की केंद्र राजधानी की कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक हो सकता है, होता है। यानी कि कुछ पौधा ऐसा है जिनकी कोशिकाओं की केंद्र राजधानी की माप, जो राजधानी का माप है साथियों, है ना, सेंट्रल वाला पार्ट जो है, उसका कोशिका के आयतन का, पूरा कोशिका का आयतन का 50% टू 90% आपका कौन हो सकता है, केवल राजधानी हो सकता है। समझ गए ना। पादप कोशिकाओं की राजधानी में कोशिका द्रव भरा रहता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरे भाई, इस ध्यान सुनिए। इससे एएलपी में प्रश्न आया था और मैं इसको एनालिसिस में साथियों बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने कराया भी था, है ना। जो एनालिसिस देखा होगा एएलपी का, तो उसे पता होगा, नहीं सर बिल्कुल आप कराए थे। पादप कोशिकाओं की राजधानी में कोशिका द्रव भरा रहता है, जिसको हम कोशिका रस भी कहते हैं, है ना, सेल सेप बोलते हैं। और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। जो पौधा जो कोशिका होता है साथियों, उसकी कोशिका में जो राजधानी होता है ना, उसमें द्रव भरा रहता है, जिसको हम कोशिका रस बोलते हैं। और ये क्या किसमें मदद करता है, कोशिका को स्फीति तक कठोरता प्रदान करता है। यानी कि कोशिका को कठोरता, मजबूत बनाने में कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। कौन, कोशिका रस, यानी कि राजधानी में जो कोशिका रस रहता है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में उपस्थित रहते हैं। यानी कि जो भी पौधा का इम्पोर्टेंट जो आवश्यक चीज़ है, वो बहुत सारे पदार्थ राजधानी में जमा रहते हैं। क्या क्या है देखते हैं। ये अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो अम्ल रहता है, अमीनो अम्ल बोल दिए, शर्करा रहता है, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। यही प्रश्न एलपी में आया था कि निम्न में से कौन सा पौधों की राजधानी में नहीं होता है। यही प्रश्न एग्जैक्टली था, जिससे कि मैंने वो प्रश्न तो कराया था, उससे रिलेटेड जो भी थे प्रश्न वो मैंने आपको कराया था। तो ध्यान रखिएगा, पौधों की राजधानी में क्या क्या रहता है, अमीनो अम्ल रहता है, शर्करा रहता है। शर्करा क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का रूप है, और विभिन्न कार्बनिक अम्ल उसमें रहते हैं, ठीक है ना। और एक कोष के जीवों जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोष के जीवों में विशिष्ट राजधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। कौन, आपका राजधानी, यानी कि वैक्यूल्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या साथियों सीखा कि जो कुछ एक कोष के जीवों में होता है ना, कि उसमें क्या होता है, जो विशिष्ट राजधानियाँ जो होती है, स्पेशल जो राजधानियाँ कुछ एक कोष के जीवों में होती है, वो क्या करती है, जो फालतू जल है, एक्स्ट्रा जल है, उनको बाहर भी करती है। और कुछ अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो नहीं चाहिए, है ना, कचरा समझ लीजिए, है ना, उत्सर्जित पदार्थ, उनको शरीर से बाहर भी करती है। कौन, आपका राजधानी। तो राजधानी का ये भी कार्य आपका हो गया। इस तरह साथियों ये आपका कोशिका चैप्टर आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसे पढ़ देते हैं हम। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है, जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। सब मैंने आपको कितना बार बोल दिया, ठीक है ना। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है, ठीक है साथियों। तो यहाँ से आपका जो कोशिका चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसका अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे हम प्रश्न करेंगे, इसके प्रैक्टिस, जितने भी कोशिका से प्रश्न पूछे गए उनको हम देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो तक आएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।